अरे सर पेपर तो बहुत टफ आया था सर, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया सर, nth रूट ऑफ यूनिटी पूछ रहा था सर वेक्टर और वेक्टर 3D का कोई सवाल ही नहीं था सर, ना ही पैराबोला का। सर पेपर बहुत खराब था सर, मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूं, पेपर कंप्लीटली इररिलेवेंट था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एनटीए अभ्यास ऐप पे टेस्ट दूं या ना दूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं। Okay, before I start this video, if you want to improve your math score, if you want to target that 99 percentile score in maths, 40 दिन बचे हैं, टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। Join the Math on Go crash course, last crash course, rank booster program which starts 4th। एक दिन बचा है, ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी so that you guys can improve your mathematics score। Alright बच्चों, very very warm welcome for this particular session on the NTA अभ्यास ऐप मॉक टेस्ट 2 एनालिसिस फॉर मैथ्स। इसमें हम जल्दी से बात करेंगे कि क्या रहा मॉक टेस्ट 2 में वर्सेस मॉक टेस्ट 1 और क्या सेंटिमेंट्स थे बच्चों के जब उन्होंने मॉक टेस्ट 2 दिया। तो आपने मेरी प्री वीडियो में देखा होगा, ये सेंटिमेंट्स थे बच्चों के जो उन्होंने हमें ईमेल करके बताया रिगार्डिंग मॉक टेस्ट 2। बट लेट्स सी, क्लियर करते हैं क्लटर को और देखते हैं क्या पेपर सच्ची में रेलेवेंट था या हमने फिर से उसकी हाइप बना दी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या पेपर जो है इररेलेवेंट था या नहीं। लेट्स क्लियर द क्लटर वेदर इट वाज इररेलेवेंट और नॉट। सो व्हाट आई हैव डन फॉर टुडेज पेपर इज मस्ट डू क्वेश्चन, गुड अटेम्प्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन और एक मैंने कैटेगरी ऐड करी मॉक टेस्ट 2 के लिए इररेलेवेंट। अब मैं उन बच्चों के बारे में फिर से बात कर रहा हूं जो लोग जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई एडवांस के कैंडिडेट्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। irrelevant का यहां पर क्या मतलब है? What do you mean by irrelevant here? The questions which you guys should not get at JEE Mains level, वो हो सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हो। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्या वो हो सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हो, पर वो कॉन्सेप्ट्स JEE Mains पे टेस्ट नहीं करे जा सकते। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड ही नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल nth रूट ऑफ यूनिटी। सो दैट वाज बेसिकली आउट ऑफ, you can say sort of out of paper with regard to, और out of paper तो कुछ वर्ड नहीं होता है बट हम कह सकते हैं out of syllabus with regard to JEE Mains। ठीक है, JEE Mains के रिगार्ड से हम बात कर सकते हैं। तो 4 कैटेगरी मस्ट डू, गुड अटेम्प्ट, डिफिकल्ट, इररेलेवेंट। तो हमारा टारगेट देखना ये होगा कितने क्वेश्चन सर इररेलेवेंट टाइप के है, क्या ज्यादा पेपर इररेलेवेंट का था? आइए देखते हैं कितने इररेलेवेंट। सो हाउ वाज द पेपर? मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चंस ओनली वर आउट ऑफ पेपर। 25 में से 4 जबकि बड़ी वैल्यू हो जाती है, उसको हम कम भी नहीं कह सकते कि कम क्वेश्चंस हों, बट एक काम करते हैं, यस हाँ, तो 4 आउट ऑफ पेपर हुए और पुअर सिलेबस कवरेज, ये वर्ड मैंने यहां पर एक एडिशनल ऐड करा है कि पुअर सिलेबस कवरेज। मुझे एक्सपेक्टेड था पेपर 2 में शायद वो कमी पूरी हो जाएगी, पेपर 1 के बाद वो यहां पूरी नहीं हुई। मैं बताता हूं क्या। So no questions came, poor coverage क्यों कह रहा हूं? No questions came from parabola, ellipse, hyperbola, vector, vector 3D। चले इनमें से अगर मैं बात करूं तीनों चैप्टर के अलग अलग नहीं तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे। ठीक है, और यहां से मिनिमम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे। और नोटिस करो पेपर 1 में भी आपका वेक्टर 3D का कोई भी सवाल नहीं था। सो इट वाज बाउंड टू हैपन कि वो यार पेपर 2 में तो डालते। तो यहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये चैप्टर्स भूल गया क्या एनटीए इंक्लूसिव नहीं है? ये एक प्रॉब्लम थी जो मुझे लगता है आगे के मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4 आप देंगे तो हो सकता है रिमूव हो जाए। बट अच्छी बात क्या है, इससे आपको क्या सीखना है? दैट यू शुड बी रेडी। आप क्या रहने चाहिए? तैयार रहने चाहिए। हो सकता है पेपर का सारा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए। जो पैटर्न हम बोलते हैं कि सर वेक्टर 3D से एक सवाल आना ही आना है, हो सकता है ना आए। तो आप अपने लिए कॉन्फिडेंस में जाएं पेपर में, और कोई भी पैटर्न की आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि पेपर जब ज्यादा होंगे तो ये प्रॉब्लम्स बाउंड टू हैपन है। ठीक है, अगला इररिलेवेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, कहां से आए सर? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है जो अब एनसीईआरटी में नहीं है, और 2005 तक तो AIEEE में आता था पर अब नहीं है, क्यों? पेपर बुक से ही हट गया है। तो जबकि देखा जाए जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आया वो डायरेक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं है, आप उसको क्वाड्रेटिक की तरीके से मान के सॉल्व कर सकते हैं, बट जनरली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस डज नॉट फिट इन। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एक इररिलेवेंट और मेरे रह गया, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी का सवाल हम लोग यहां एक्सपेक्ट नहीं करते, वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है जो हम एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, पर वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट टू कम एंड द सम क्वेश्चंस वर रियली टू गुड। बट एक होता है टू गुड में होता है कि यार बच्चा ट्राई मार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बट वो थोड़ा ज्यादा लेवल हाई था। ठीक है, सो ये मेरा एनालिसिस था इस पेपर के बारे में।
बहुत ज्यादा मैंने देखा था कि पेपर 1 में भी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और इसमें अगर आप नोटिस करोगे इर्रेगुलरिटी क्या है, जान पूछ के आई डू नॉट नो व्हाई हाइट एंड डिस्टेंस, पेपर 1 में भी हाइट एंड डिस्टेंस था, पेपर 1 में भी इनवर्स का क्वेश्चन था, इसकी जगह हो सकता था कि वो वेक्टर 3D के सवाल डालते तो ज्यादा बेटर कवरेज बनती, बट पेपर है, करना है, आपको क्या पता, आप एग्जामिनर थोड़ा हो, आप सेट थोड़ा कर रहे हो पेपर, मैं सेट थोड़ा कर रहा हूं पेपर, हमारा टारगेट है जो हमें 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें उन्हें फोड़ के आना है, दैट्स द टारगेट। ठीक है, सो व्हाट इज सर मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए सर, वो बता दो। तो मेरा मानना है 28 अभी भी एक मिनिमम स्कोर है, पिछले टेस्ट से गिर गया क्योंकि ऑब्वियसली पेपर थोड़ा सा अजीब सा था, बट 25 से 28 अभी भी आप बना सकते थे मिनिमम प्रिपरेशन के साथ। What would be a good score? Something between 46 to 50 is a very decent score, which will get you something around 95 percentile. That's what I believe in. But 99 percentile score again shifts to 96% plus. 96 plus. Oh, sorry. 65 plus. 65 plus क्यों? यार ये याद रखना, जो टफ वाला कंपोनेंट था वो आया था एडवांस लेवल की थ्योरी से। एडवांस लेवल की थ्योरी जो 99 परसेंटाइल वाला बच्चा है उसे आती है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन आसान बन गया होगा। इसीलिए प्रिपरेशन जिसने करी होगी अब की बार क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। 65 प्लस के स्कोर पे आपको एक अलग दुनिया मिलेगी, 50 के स्कोर पे अलग। तो यहां पर इस टाइप के पेपर में क्या होगा, जनरली एक स्कोर इधर होगा, एक स्कोर यहां कंसेंट्रेट होगा, एक स्कोर, तो कंसेंट्रेशन स्प्लिट अप ज्यादा होगी स्कोर्स में। ऐसा नहीं है कि एक एक स्कोर पे बहुत ज्यादा 10 का चेंज आएगा फिर 10 का चेंज, ऐसे पे आपकी क्राउड ज्यादा बैठी होगी। ठीक है, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। मस्ट टू डू, गुड अटेम्प्ट, इररेलेवेंट और डिफिकल्ट सवाल कितने थे। तो पहला सवाल जो आया था ये आया था nth रूट ऑफ यूनिटी, इररेलेवेंट। आप अगर नहीं जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, कोशिश करनी है पूरी एंड तक वीडियो देखो, तुम्हें पता चलेगा इररेलेवेंट ज्यादा सवाल नहीं आए थे। हमने ह्यू एंड क्राई मचा दिया वापस से पेपर के बारे में। इररेलेवेंट सिर्फ 4 को सवाल थे, 4 के लिए पेपर को इररेलेवेंट नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, तो इररेलेवेंट, nth रूट ऑफ यूनिटी छोड़े, आगे बढ़े। अगला आया था आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्स फंक्शन। सो मैक्स फंक्शन वाले सवाल आते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, तो अगर आपने नहीं करे मैक्स और मिन प्रॉब्लम्स, प्लीज उन्हें आप कर लें, ये ट्रेंड है इसलिए। और सीएनडी में जनरली पूछा जाता है। इस पेपर की एक और खासियत जो मुझे अच्छी नहीं लगी, सीएनडी से 2 सवाल, सीएनडी से जनरली 1 सवाल ही एक्सपेक्ट करा जाता है, 2 थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो ये गुड अटेम्प्ट में डाल दिया मैंने। अगला आया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का जो सवाल था आसान था, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड था, और आपके लिए आसान क्यों था, मस्ट डू कैटेगरी में डाला मैंने। सब्स्टिट्यूशन में जब भी कॉस इनवर्स आ जाए, इनवर्स का सवाल आ जाए, तो इनवर्स में हमें पता ही होता है किसकी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, tan थीटा की सब्स्टिट्यूशन करनी होती है 99% सवालों में, तो ये मस्ट डू में आया। अगला क्वेश्चन आया बाइनोमियल। बाइनोमियल हर बार मैं बोलता आया हूं डिफिकल्ट आता है, डिफिकल्ट यार, और बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सीधा सीधा इसको मैंने डिफिकल्ट। तो पहले 4 क्वेश्चन में चारों मेरी कैटेगरीज आ गई, मस्ट डू, गुड अटेम्प्ट, इररेलेवेंट, डिफिकल्ट। अगला आया स्टैटिस्टिक्स। एक और अच्छी बात, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, स्टैटिस्टिक्स बरकरार है, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स, ये बरकरार है चीजें, तो मस्ट डू में आया स्टैटिस्टिक्स। अगला था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको मैंने डाल दिया इररेलेवेंट में। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे मुझसे यहां डिसएग्री करें कि इररेलेवेंट में क्यों डाला सर, आसान था, ये तो हो गया। यार देखो, आपको अगर ये सॉल्व करना आता है, आपको पढ़ाया है, तो आपके लिए जरूर आसान है, पर जनरली जेईई मेंस में दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव नॉट बीन आस्क्ड। अब लास्ट के 10 क्या 12 साल के पेपर उठा के देखो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, और उसका रीजन है बिकॉज इट इज नॉट इन एनसीईआरटी एनीमोर। इफ इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, जेईई मेंस इज बाउंड टू नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया इररेलेवेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 जो पेपर का था, डिफरेंशियल इक्वेशन का था, आसान सवाल था, एनसीईआरटी टाइप का सवाल था, मस्ट डू में डाल दिया। तो 3:1:2:1। ठीक है, अगला सवाल देखो यार, फंक्शन का सवाल आया। फंक्शन का पहली बात, डायरेक्ट सवाल कम आता है, पर आई एम टेलिंग यू 2020 और 2019 से ट्रेंड चेंज हुआ है, फंक्शन के सवाल ज्यादा आने लगे हैं। उससे पहले इतने सवाल नहीं आते थे फंक्शंस के, अब फंक्शन के सवाल आने लग गए हैं, और ये तो यार कुछ जेईई एडवांस लेवल का सवाल हो गया। तो मैंने इसको टफ की जगह भी कहां डाला, एक्चुअल में इररेलेवेंट में डाला। क्यों? पीरियोडिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, और जेईई मेंस का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है कि आपको जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसको ट्वीक करके पूछते हैं, पर आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट या आउटसाइड द कॉन्सेप्ट कम पूछते हैं। बट ये जो पैटर्न है ज्यादा डिफिकल्ट अभी भी नहीं है, क्वेश्चन करने वालों ने अभी भी कर लिया होगा, पर पीरियोडिसिटी का इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह जानते हो, हमने एडवांस लेवल में पढ़ा है, इसलिए आई हैव शिफ्टेड टू इररेलेवेंट। तो देखने में तो लग रहा है कि सर पहले 8 में से 3 इररेलेवेंट क्वेश्चन हो गए, यही तुम अब बीट अप हो जाओगे। अब देखना अगले जो
रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक ही इररिलेवेंट क्वेश्चन आएगा। इसलिए कहता हूं जब एनालिसिस करते हैं तो पिक्चर क्लियर होती है दिमाग में। अगला आया हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था देखा जाए हाइट एंड डिस्टेंस का, जहां आपको इंक्लिनेशन का या सबटेंडिंग एंड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो फंसोगे, अदरवाइज सिंपल था, मैंने इसको मस्ट डू में कर डाला है। अगला देखो एफ डैश 0 आया, फिर से डेरिवेटिव का आया, इसको मैं CND बोल रहा था पर ये डेरिवेटिव है। आसान सवाल था, लॉलीपॉप सवाल था। 5 हो गए आपके मस्ट डू। तो 10 में से अगर 5 मस्ट डू हैं और 3 इररिलेवेंट भी हैं तो पेपर को यार आप किसी भी लिहाज से इररिलेवेंट नहीं कह सकते, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी चल रही है अभी। अगला देखो 11th आया AOD का, एक्सट्रीम पॉइंट्स का। स्टैंडर्ड सवाल है पर थोड़ा सा मॉड की वजह से, मॉडुलस की वजह से बच्चे तंग हो जाते हैं। इसमें तुम्हें एक चीज मैं बता देता हूं, ये याद कर लो, आप पढ़ ही रहे हैं जगह जगह सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस तो आप देख लेना, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x ही होता है, ठीक है, मॉड की वजह से फर्क नहीं पड़ता है, आप चेक करके देखना। तो अच्छा सवाल था, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था आपके लिए, इसको मैंने गुड अटेम्प्ट में डाला। जो अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे वो जरूर करके आएंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन था इनवर्स का, अच्छा सवाल। इनवर्स का जनरली मैं मस्ट डू में डालता हूं, पर यहां पर जो इनवर्स का सवाल आया था अच्छा सवाल था, मस्ट डू में आया। नेगेटिव बोला था कि यार साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स है वो नेगेटिव ले रहा है, परमिसिबल वैल्यू बोल रहा है। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करे थे, वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट परमिसिबल मतलब -1 से 0 ही ले सकता है, ऐसा नहीं है कि -∞ से 0 लेगा। और -1 से 0 होता है तो साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, मतलब -π/2 से 0 तक का आंसर आता है। जबकि कॉस तो कभी भी -π/2 से 0 नहीं देता, तो आपको वो उस तरीके से कैलिब्रेट करके आंसर लिखना था। अगला सवाल आया, अगेन अ फैंटास्टिक क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक के हिसाब से बहुत शानदार क्वेश्चन था। क्यों इसको मैंने डाला डिफिकल्ट? पहली बात तो प्रोडक्ट रूल, जो प्रोडक्ट साइन है उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिस तरीके से इसको सॉल्व करना था, बढ़िया सवाल था, डिफिकल्ट सवाल था। जो लिटरली मैथ्स में अच्छा होगा वही ये सवाल अटेम्प्ट कर पाएगा पेपर में। अगला आया वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, पीएनसी टाइप के वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, सिंपल सेट रिलेशन में डाल सकते हो आप इसको। मस्ट डू 6 3 3 2, ठीक है। अगला देखो नंबर ऑफ वेज इन विच 8 men, पीएनसी का सवाल आया डायरेक्ट। पीएनसी का ये सवाल अगर मैं बात करता हूं तो आसान था, अगर आप लोगों की पीएनसी अच्छी है तो आप इसको शायद मस्ट डू में डाल सकते हैं, अदरवाइज गुड स्कोर। मुझे बताते चलिएगा कमेंट में कि आपको कौन कौन से सवाल, कौन कौन से लगता है कैटेगरी चेंज करने चाहिए थे। प्लीज डू लेट मी नो, जिससे मैं आपके बारे में बेटर, आप लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल पाऊं, आप लोगों के लिए ज्यादा रिलेवेंट चीजें कर पाऊं। अगला था मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, अगेन अ गुड अटेम्प्ट क्वेश्चन। क्यों? यहां पर पूछा गया था एडजॉइंट ए इनवर्स, हमें एडजॉइंट ए होता है, इसमें ए इनवर्स नहीं निकालना है कहीं भी। तो अगर आपने इसको ए इनवर्स निकाला था तो आप मैक्सिमम टाइम इसको फील करेंगे ये डिफिकल्ट सवाल था, ये ए इनवर्स के बिना होगा, दिमाग लगाइए कैसे होगा। तो इसको मैंने डाला गुड अटेम्प्ट में, अच्छा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हो सकता है कई बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगाओ। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक के जो पेयर्स बनते हैं, बहुत बढ़िया शानदार सवाल, डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको काउंट करा जाएगा, नॉट दैट इजी, ओनली अ पर्सन हु इज रियली रॉक सॉलिड इन मैथ्स वुड बी एबल टू सॉल्व दिस। 6 5 3 3। तो हमें जो पहले डर लग रहा था सर पेपर इररिलेवेंट है क्या, इररिलेवेंट देखो रुक गया एक जगह पे। फिर प्रोबेबिलिटी, आसान सवाल आया, एट मोस्ट 9 होने चाहिए, ये 7 क्वेश्चन हो गए जो आपके स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज थे। फिर आया 19, डेफिनेट का सवाल था, डिफिकल्ट में मैंने डाला, क्यों? जनरली हम डेफिनेट में सबको पढ़ाते हैं लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बार बार बोला जाता है कि भैया कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दो आई एम डैम % श्योर जिस बच्चे ने यहां पर 50+ स्कोर करा होगा या 60+ स्कोर करा होगा, ये उसको एक्चुअल में या तो गुड अटेम्प्ट की कैटेगरी में डालेगा, डिफिकल्ट तो नहीं। पर जिन लोगों को ये नहीं पता या थोड़ा बहुत ही पता है, हल्का हल्का पता है, उनके लिए सवाल रियली डिफिकल्ट है। गुड क्वेश्चन टू हैव इन द एग्जाम, अच्छा पेपर बना उस हिसाब से। अगला देखो 20th क्वेश्चन, सर्कल का लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये। मैंने बार बार बोला है तुम्हें, सर्कल जो आता है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ कैसा आता है, एनालिटिकल आता है। यहां पर बहुत सिंपल सवाल था कि डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, पर वो डायग्राम को ही समझने में बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए अ गुड अटेम्प्ट। अगला सवाल आया इन रेडियस। अब इन रेडियस वाले को मैंने फिर से इररिलेवेंट में डाल दिया, जबकि देखा जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है इन रेडियस, डेल्टा बाय एस हीरोन्स फॉर्मूला वाला जो आप यूज करते हैं, 10th में यूज करा था आपने पैरामीटर के लिए। तो फिर भी इसको इररिलेवेंट अगर मैं मानता तो यार 4 क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गए, छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अगला देखो सीक्वेंस सीरीज, अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आया। जनरली ये वीएन मेथड का सवाल है, वीएन मेथड या पार्शियल फ्रैक्शन जो भी आप समझना चाहें, वीएन पार्शियल व्हाटएवर यू वांट टू से, दोनों में से किसी को भी काउंट कर सकते थे, पर वीएन मेथड इंपॉर्टेंट मेथड होता है, सम ऑफ सीरीज से क्वेश्चन जरूर आता है, वो आया।
अच्छा सवाल था क्यों नीचे आपकी बार 3 टर्म्स थी, 2 वाली तो बहुत आसान होती है, नीचे 3 टर्म्स मल्टीप्लाई थी, इसलिए मैंने डिफिकल्ट में डाल दिया। पर हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको डिफिकल्टी दिया, गुड अटेम्प्ट या मस्ट टू डू में डाल दें। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन गाइस लेफ्ट, अगला देखते हैं। फिर से डिफिकल्ट सवाल। जनरली हम लोग इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं सोचते और इनवर्स इतना ज्यादा यार पेपर में नहीं आता, ये थोड़ा सा इम्बैलेंस था पेपर में यार। इनवर्स इतना ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इनवर्स के इतने फालतू के सवाल आएंगे। एक इनवर्स ऑलरेडी आ चुका है, यहां पर भी इनवर्स डाल रहा है, और इनवर्स में क्या हुआ, ये डिफिकल्ट नहीं था तो ये क्या हो जाएगा कैलकुलेटिव, जिसकी वजह से पेपर में ये अगर ये 23वां क्वेश्चन था और ये लेंदी था तो यार ये डिफिकल्ट वैसे ही बन जाएगा। मैंने उस लिहाज से इसको डिफिकल्ट में डाल दिया। 24th क्वेश्चन बेसिक सवाल आया था, स्टैंडर्ड सवाल था लिमिट का, बट इतना इजी नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर ये स्टैंडर्ड सवाल है, आप लोगों को अगर आप किसी कोचिंग में पढ़े या किसी एक अच्छे जगह से आपने कोर्स कराया, आपको ये 100% सवाल कराया हुआ स्टैंडर्ड सवाल है, तो गुड अटेम्प्ट में मैंने इसको डाल दिया। लास्ट सवाल आज का जो एरिया टॉपिक से आया, वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने फिर से इसको डिफिकल्ट में डाला। हो सकता है अभी भी जिस बच्चे के 50 के आसपास नंबर बन रहे होंगे वो उसको गुड अटेम्प्ट में डालेगा, जिसको 60 प्लस बन रहे होंगे उसको मस्ट डू में डाल देगा। पर अच्छा सवाल है, एक एवरेज कैंडिडेट से मैं इतनी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता। तो अगर हम एंड करें तो आप देखो पेपर में बैलेंस उन्होंने बनाने की कोशिश करी है, मस्ट टू डू 7, गुड अटेम्प्ट वाले कितने हो गए देखो 7, और डिफिकल्ट फिर से कितने हुए 7, तो तीनों बराबर डाले। बस 4 जो थे वो थोड़ा सा इररेलेवेंट कह सकते हैं क्योंकि वो जेईई मेंस के पैटर्न को फॉलो नहीं करते। तो अगर आप मान के चलते हैं कि आपको क्लटर रिमूव करना था तो अभी भी आपके पास 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से सेट होते थे, और आप लोग इन 4 क्वेश्चंस की वजह से पेपर को गाली दे रहे थे। इस 4 क्वेश्चन की वजह से आप पेपर को डिक्लेयर कर रहे थे बेकार है, वो गलत है। इम्बैलेंस जरूर था कि वेक्टर 3D का कोई भी सवाल नहीं है, आएगा जरूर आएगा पेपर में, बट जो हमारे पास है यार हम तो वही उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बट यस डेफिनेटली देयर वाज इम्बैलेंस इन दैट रिगार्ड। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। तो अगर हम रिपीट कर लें बात, तो हमने क्या बोला था जल्दी से देखो, हमने बात करी थी कि इसमें एक अच्छा स्कोर होना चाहिए था 28, मतलब एक मिनिमम स्कोर, क्योंकि 7 तो मस्ट डू क्वेश्चन थे। एक अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए था 46 से 50 के बीच में, और एक 99 परसेंटाइल एंड अबव स्कोर के लिए अगर बात करते हो तो 65 प्लस स्कोर या 60 प्लस स्कोर भी कई बात हो सकता है चल जाए। इतना बड़ा वॉल्यूम है, हमें हमारी भी गलती होती है प्रेडिक्शन करने में, बट 60-65 इज अ गुड स्कोर इफ यू आर टारगेटिंग अ 99 परसेंटाइल मार्क बैरियर। ठीक है बच्चों, तो घबराना नहीं है आप लोगों का अगर पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ, बिल्कुल घबराना नहीं है। एक याद रखेंगे हम लोग बात, अभी तो हमने मंजिल को पाना शुरू करा है, अभी तो लंबा सफर है, बहुत टाइम है, 40 दिन पूरे हैं। आप लोग अभी भी बैठ के पूरी तैयारी मजे में कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो घबराओ मत, बिल्कुल लगे रहो, डटे रहो। क्यों? सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म, वन ऑफ माय फेवरेट कोटेशंस। सक्सेस फेलियर टू फेलियर पे जंप करना होता है। हम क्या करते हैं, हम बुक हॉपिंग करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं हॉपिंग फेलियर की होती है। कोई नहीं, एक टेस्ट खराब हुआ अगला देंगे, अगला खराब हुआ चौथा देंगे, 5वां देंगे, 6ठा देंगे, देते रहेंगे जब तक हम सक्सेस प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है जी, ये काम आपको करना है। और जाने से पहले वीडियो के नीचे कमेंट करना है पेपर फोड़ना है, वो तो है ही है ना हमारा काम, पेपर फोड़ना है हमारा जो एंथम है। मैं चला रहा हूं, आप सुन के जाइएगा मैथन गो का एंथम। अपना टाइम आएगा, पेपर जरूर फोड़ के आएंगे हम लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।